अब नेक्स्ट देखो, हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 की। तो 24 नंबर वाला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? देखो 23 अगर तुमने समझा, ईमानदारी से किया, मैंने तो किया था, है ना, मैंने समझाया भी है। ओब्वियसली कई बच्चों को ऐसा भी लगा होगा कि यार बहुत सारी बातें बता दी, हमें तो आती नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें सब आता है, टेंशन मत लिया करो। एग्जाम्पल नंबर 24 कह रहा है, सो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3, ओके, कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज 2। पहले तो मुझे बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि हमारा जो रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है भाई। क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। इतना तो मेरे हिसाब से तुम्हें पता है कि ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा, तभी आप उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके पास एक सेट गिवन है। सेट क्या है? सेट है आपके पास 1 2 3 का। मान लो मैंने इसको लेट कर लिया कि लेट ए है क्या? 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ए लेट कर लेता हूं। और मुझे ये कह रहा है कि आप जो भी रिलेशन लो, उस रिलेशन में आपके पास 1 2 होना चाहिए और 2 1 होना चाहिए। तो इस सेट के ऊपर अगर आप ऐसे कुछ भी रिलेशंस बनाओगे, तो वो दो ही होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 देखा होगा तुमने। तो उसी के हिसाब से हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो आपने लेट किया कि एक रिलेशन R1 है फ्रॉम सेट ए टू ए। आप हो गए सर, रिलेशन बनाने के लिए आप एक रो से तो समझाओ पहले। मैंने कहा वेरी गुड। तो एक रो से कैसे बनाएंगे? सिंपल सा प्रोसेस है। 1 2 3 है, और इधर भी क्या है? दूसरा सेट 1 2 3, डोमेन और कोडोमेन। 1 का 1 से रिलेशन, 2 से रिलेशन, 3 से रिलेशन। सिमिलरली 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से रिलेशन। ऐसे ही 3 का 1 से, 3 का 2 से, और 3 का 3 से रिलेशन। इसको लिखते कैसे? ऐसे लिखते हैं 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, 1 कोमा 3। 1 का तीनों से रिलेशन हो गया। फिर 2 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन। ऐसे लिखना 2 3। फिर 3 का 1 से रिलेशन, 3 का 2 से रिलेशन, और 3 का 3 से रिलेशन। ओके, ये आपका एक रो से ए हो गया। अब जो भी आप रिलेशन लोगे वो क्या होगा? इस एक रो से ए का सबसेट हो सकता है ना। नाउ मैंने कहा भाई पहला रिलेशन दिखाया मैंने, और मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R1 क्या लेना पड़ेगा? R1 में 1 2 लेना पड़ेगा, 2 1 भी लेना पड़ेगा। अब मुझे मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि 1 1 होगा, उसमें 2 2 भी होगा, और 3 3 भी होगा। अब देखो सिमेट्रिक चाहिए, तो 1 2 का उल्टा 2 1 तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको इतना ही रखूं, भाई मैं और भी कुछ ऐड कर सकता हूं, नहीं भी कर सकता, मेरी मर्जी। मैंने कहा इसको मैं इतना ही रखूं तो क्या होगा? देखो सर, इसमें 1 कोमा 1 है, 2 कोमा 2 है, और 3 कोमा 3 है। ये क्या है? रिलेशन में है, मतलब इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है भाई रिलेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके, आपने कहा देखो सर, 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है, उसको चेक नहीं करना। बट आप ये कहोगे कि 1 कोमा 2 रिलेशन में है, एंड इसका उल्टा 2 कोमा 1 भी रिलेशन में है ना, सिमेट्रिक। 1 कोमा 2 का उल्टा 2 1 2 कोमा 1, देयरफॉर ये क्या है? सिमेट्रिक भी है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ट्रांजिटिव के लिए क्या कहते हैं? 1 कोमा 2 अगर रिलेशन में है, एंड 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर 2 कोमा 1 लेना है, क्योंकि ये तो कर ही देगा ना। जो डबलेट्स होते हैं उनको ना तो तुम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हो, ना ही ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हो। आपने कहा 2 कोमा 1 भी रिलेशन में है, मैंने कहा हाँ है भाई। देन देखो, ये आपका ए बी है, ये आपका बी सी है। ए सी कौन है? 1 कोमा 1 है। क्या ये रिलेशन में है? हाँ सर, ये भी रिलेशन में है। मतलब ये जो रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव भी है। किसी को ऐड नहीं किया तब भी हमारा काम हो गया, बस 1 1 2 2 3 3 को ऐड करने से ही। ओके, अभी तक तो बात ठीक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा एक काम करो, आप एक रो से लिख लो यहाँ पे, कि काम आएगा। एक रो से में कौन कौन है मैं दोबारा लिख देता हूँ। 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, 1 कोमा 3, 2 कोमा 1, 2 कोमा 2, 2 कोमा 3, फिर 3 कोमा 1, 3 कोमा 2, और 3 कोमा 3। नाउ अब आपको एक और रिलेशन लेना है। क्या लेना है? रिलेशन R2 लेट किया आपने सेट ए से ए की तरफ, मतलब डोमेन और कोडोमेन एक ही सेट है। नाउ अब R2 में आपके पास क्या होना चाहिए? R2 में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 2 तो होना ही चाहिए, और 1 2 के साथ साथ 2 1 भी होना चाहिए। इसके अलावा क्या लोगे? आपने कहा 1 1 लेना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, 2 2 भी लेना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, 3 3 भी लेना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए। अब सुनो, अब तुम्हारे को कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं, क्योंकि आप इसको इतना तो रख नहीं सकते। इतना मुझे पता है, इतना पोर्शन आपका सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है। कुछ भी ऐड करो।
मान लो आपने कहा सर 1 1 है, 1 2 है, 1 3 नहीं है, तो मान लो मैंने 1 3 ऐड कर दिया, इससे होगा क्या? देखो सर, ये ट्रांजिटिव था, ये ट्रांजिटिव था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये रिफ्लेक्सिव हो गए। रिफ्लेक्सिव की तो दिक्कत है ही नहीं। हाँ सर, अगर आपने इसको ऐड किया तो सिमेट्रिक बनाने के लिए पहले तो आप 3 1 को ऐड करो। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 3 1 को ऐड कर देंगे। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 को ऐड करें। अभी तक सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखो 1 2, मैं सिर्फ ट्रांजिटिव पे फोकस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1 2 रिलेशन में है और 2 1 भी रिलेशन में है, तो इससे हमारे को क्या चेक करना है? यहाँ पे R2 लिखना है। आप इसे चेक करोगे, क्या 1 1 रिलेशन में है? हाँ है, ठीक है, ट्रांजिटिव है। फिर आपने कहा 2 1 है रिलेशन में, आप इसको A, B बनाओ। हाँ है सर। अब 1 से स्टार्ट होने वाले कोई सेट है तुम्हारे पास? देखो 1 1 को नहीं लेंगे। आपने कहा 1 3 है सर, मैंने कहा ठीक है भाई, 1 3 रिलेशन में है। हाँ है। अगर 1 3 रिलेशन में है, 2 1 भी रिलेशन में है, तो A, C कौन बना? 2 3 क्या है, रिलेशन में है? नहीं है सर। मैंने कहा इसको ऐड करो भाई, तो आपने कहा 2 3 को ऐड कर दिया। अब एक बच्चा आके बोला चलो इसके लिए आपने 2 3 को ऐड किया, बट 2 3 सिमेट्रिक 3 2 है कहीं पे? नहीं, तो 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कर दूंगा, फिर मैं तो कर ही सकता हूँ ना। अब देखो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजिटिव की, सिमेट्रिक मैं साथ साथ करके चल रहा हूँ। ये ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि 2 1 1 3 हो गया। 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं है। अब 1 1 2 2 3 3 को हम चेक नहीं करेंगे। फिर हम गए, हम 1 3 के पास। हमने कहा भाई अगर 1 3 AB है तो BC कौन होगा? तो 3 से स्टार्ट होने वाले दो हैं तुम्हारे पास, एक तो 3 1 है, और इसके साथ साथ आप 3 2 को भी लिख लो भाई। ठीक है सर। मैंने कहा अगर इसको और इसको पकड़ो, A, C कौन हो रहा है? 1 1 हो रहा है, क्या रिलेशन में है? आपने कहा ऑब्वियसली है। मैंने कहा ठीक है। अगर इसको A, B लो और इसको B, C लो, तो A, C कौन बन रहा है? 1 2 क्या है, रिलेशन में है? आपने कहा हाँ है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई है। हाँ, किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। अब बात करेंगे आप 3 1 की, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को A, B बना के B, C के साथ चेक करना होता है। तो आपने कहा 3 1 है। अब 1 से स्टार्ट होने वाले कौन से? एक तो ये, इसको नहीं पकड़ेंगे। 1 से स्टार्ट होने वाला ये है भाई, तो आपने कहा ठीक है सर, 1 2 रिलेशन में है। और कोई है 1 से स्टार्ट होने वाला? आपने कहा ये रहा, 1 3 भी तो लो इसके साथ। मैंने कहा ले लो भाई, 1 3 रिलेशन में। नाउ इससे A, C कौन बन रहा है? 3 1 1 2 से A, C बन रहा है 3 2। क्या ये रिलेशन में है? आपने कहा ऑब्वियसली है। मैंने कहा वेरी गुड। 3 1 के साथ 1 3 को करोगे तो कौन आएगा? 3 3 रिलेशन में है। हाँ है, यहाँ तक भी ठीक था। मतलब ये भी ट्रांजिटिव को फॉलो कर दिया। अब कौन है? अब बात करते हैं 2 3 की। मैंने कहा भाई 2 3 अगर रिलेशन में है, ठीक है, रिलेशन में है, इसके साथ साथ 3 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर पकड़ो। हमने कहा 3 से इधर तो है 3 1, ठीक है। मैंने कहा 3 1 रिलेशन में है। और कोई है? तो 3 से स्टार्ट होने वाला, इससे जस्ट आगे वाला देखो कौन है? 3 2 भी है, 3 2। नाउ देखो इसको चेक करो, A, C। 2 3 और 3 1 से A, C कौन बना? 2 1 बना। क्या रिलेशन में है? हाँ है, ट्रांजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 2 और 2 3 से कौन बनेगा? 2 2 क्या है, रिलेशन में है? हाँ सर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये है, ये भी है, ये भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव के लिए फुलफिल है। अब बचा कौन? 3 2। हाँ सर 3 2 बचा। 3 2 को आप A, B लो। सभी एलिमेंट्स को A, B लेना होता है। अब 2 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर पकड़ो भाई। तो आपने कहा 2 से स्टार्ट होने वाला एक तो ये रहा 2 1 जो रिलेशन में है। फिर 2 1 के बाद में 2 3 भी है, इसको भी इसके साथ लाओ भाई। पकड़ में आ रही बात? ठीक है। अब देखो अगर तुमने ईमानदारी से बातें समझी हैं तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए। नहीं, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे को कंफ्यूज कर सकता है और तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा क्या लेना है क्या नहीं लेना, मेरे हिसाब से तो। ना देखो बच्चा, 3 2 और 2 1 से 3 1 बन रहा है, क्या रिलेशन में है? हाँ है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इससे क्या बन रहा है भाई? 3 3 बन रहा है, क्या रिलेशन में है? हाँ है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ये भी ट्रांजिटिव हो गया। अगर मैं इसको यहाँ बंद कर दूँ, इसको यहाँ बंद कर दूँ, तो मेरा काम हो गया। R2 क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब ध्यान से सुनना, मैं इसी स्लाइड की एक कॉपी बनाता हूँ और फिर चीज़ों को डिलीट करता हूँ। देखो, अब मैं यहाँ से तुम्हारे लिए चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई। मैंने कहा दो रिलेशन बन गए, अब तीसरा बनाने जाओ। क्या बनाने जाओ? तीसरा रिलेशन।
बट उससे पहले इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या ऐसा है जो नहीं लिया हमने। ये R2 में ज्यादा एलिमेंट्स लिए हैं, तो R2 के साथ एक रो से को चेक करते हैं, कुछ छूटा है क्या अपना। तो देखते हैं, अभी देख लेते हैं। 1,3 आ ही गया, 1,2 आ ही गया, 1,1 आ ही गया। ठीक है, मैं अभी टिक लगा दूंगा तुम्हारे सामने, बट तुम भी चेक करो। तो पढ़ोगे समझोगे तब तो काम चलेगा ना, मैं आंसर बताने थोड़ी ना आया हूं तुम्हारे। 1,1 है, हाँ है। 1,2 है, हाँ। 1,3 है सर, ये रहा। 2,1 है, हाँ ये रहा। ठीक है। 2,2 ये रहा। 2,3 है, हाँ ये रहा। 2,3 है। 3,1, हाँ ये रहा। 3,1 है। 3,2, हाँ ये रहा। 3,2 है। 3,3, हाँ ये रहा है। तो इसके अलावा बचा क्या, तुमने सारे एलिमेंट्स ले लिए, तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अरे इसके अलावा है क्या कोई, नहीं है सर। क्यों? तो इक्विवेलेंस रिलेशन R2, इक्विवेलेंस रिलेशन R2 इज यूनिवर्सल रिलेशन। अरे हाँ है ना। R2 इज बिगर देन, ऐसे बोल सकता हूँ, बिगर देन R1 इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। भाई यही एक रिलेशन बन सकता है ना, ऑन सेट 1 2 3। यस सर। अब इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना। अब तुम सोच रहे होगे सर आपने 1,3 को लिया तभी ऐसा हुआ। अगर मैं 1,2 2,1 और यहाँ तक के एलिमेंट्स के बाद में 1,3 को नहीं लेता, किसी और को लेता, मान लो कोई बच्चा, मान लो और 2,3 को ले लेता पहले। ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2,3 ले लेता और वो सोचता कि R3 मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना भाई, बड़ी काम की चीज बता रहा हूँ। तो इससे आगे तो कोई पॉसिबल है नहीं, तो आंसर तो हो गया, बट मैं समझा रहा हूँ, जिसको समझना है समझे, तो जाना है भाई, उसका भगवान भला करे। मैंने कहा, बच्चा बोला कि 2,3 ले लो। मैंने कहा 1,2 है, 2,3 है, तो ए बी है, बी सी है, तो आपको किसको लेना पड़ेगा, 1,3 को लेना पड़ेगा। हाँ सर। मैंने कहा वेरी गुड। 2,1 है, 1,3 है, तो इसके बेसिस पे किसको लेना पड़ेगा, 2,3 को, वो पहले से प्रेजेंट है। यस सर। ना, इनको चेक नहीं करना होता। हाँ सर। 2,3 है, अब 3 से स्टार्ट होने वाला क्या है, 3,3 है, इसको तो वैसे ही चेक नहीं करते। मैंने कहा 1,3 है, इससे कोई स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो आपने कहा ये लो, बंद कर दिया सर मैंने इसको। ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। मैंने कहा कैसे, देख 2,3 है तो इसका उल्टा क्या लेना पड़ेगा, 3,2 लेना पड़ेगा। हाँ। 1,3 है तो इसका उल्टा क्या लेना पड़ेगा, 3,1। कितने एलिमेंट हो, 3 + 3 + 3, सारे वो के वो वापस आ गए। देख लो। हाँ मतलब कुछ बन ही नहीं सकता, तो हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तुम चाहे कोई भी एलिमेंट लेके देख लेना, जो एलिमेंट ले रखे हैं उनके अलावा 5 एलिमेंट हमें लेने ही पड़ेंगे। उसके अलावा छठा कोई भी एलिमेंट लोगे ना इस एक रो से, तो आपको सारे ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से सेटिंग बैठा दी इसने। नाउ हम बोल सकते हैं देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन containing, containing 1 2 and 2 1 is 2, only 2। ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 23 आपने समझा तो वहां पे थोड़ी चीजें तुम्हारे को समझ में आई होगी, अगर तुमने नहीं देखा तो प्लीज रिक्वेस्ट है भाई साहब देख लो एक बार। ठीक। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। समझना आराम से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लगता है क्योंकि पिछली चीजें नहीं पड़ी होती इसलिए। क्या कह रहा है, कंसिडर द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है, इसमें तुम एक्स डालो तो आपको एक्स मिलेगा। इसमें तुमने 1 डाला तो इधर 1 मिलेगा, इधर 2 डाला इधर 2 मिलेगा, इधर 3 डाला इधर 3 मिलेगा। इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, और जिसको इस फंक्शन को जब ऐसा बिहेव करता है तो इसको हम आई एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई एन एक्स, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई होगी बात इतनी सी मेरे हिसाब से तो भाई। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, नाराज होके मत चले जाना यहाँ से, ठीक है ना। तो इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एन फ्रॉम एन टू एन, मतलब इस फंक्शन की, आई एन जो एक फंक्शन है, क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका डोमेन एन है, वो डोमेन भी एन है, मतलब नेचुरल नंबर है। डिफाइन एज आई एन एक्स, इसको डिफाइन कैसे किया है, एक्स आएगा फॉर एवरी या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और सॉरी नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सारे। तो आप इसमें कुछ भी डालो वही आएगा, मतलब नेचुरल नंबर्स डाल रहे हैं। सो दैट ऑल्थो आई एन इज ऑन टू, ये शो करो कि आई एन ऑन टू है। मैंने कहा ऑन टू का क्या मतलब होता है, ये आपका डोमेन होता है बच्चा, और ये आपका को डोमेन होता है।
ऑन टू तब होगा कोई फंक्शन जब कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेजेस होगी। क्या होगी भाई साहब? प्री इमेजेस होंगी सभी एलिमेंट्स की, तब हम उसको क्या बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे। ऑन टू शो करना तो बहुत आसान है अपने लिए। कैसे? देखो सर, फोर ऑन टू, हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले लेट करते हैं कि एक एलिमेंट है जो किसके इक्वल है? फंक्शन के इक्वल है, आई एन एक्स के। और ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? एन नेचुरल नंबर, क्योंकि हमेशा एक कोडोमेन से बिलोंग करवाता है हम इसको। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे y किसके इक्वल होगा? आई एन एक्स। फंक्शन किसके इक्वल है? x के। तो यहाँ से पता चला कि x की वैल्यू y पे डिपेंड है। मतलब x किसके इक्वल है? y पे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर मैंने y की कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर से डाली तो x एक वैल्यू आएगी जो एक नेचुरल नंबर आएगी, और वो किससे बिलोंग करेगी? डोमेन से। तो हम बोलेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट x, जो कहाँ से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। मान लो यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं होकर रियल नंबर होता, तो मैं कहता कि रियल नंबर डाला, कोई आपने y की वैल्यू -3 ली, तो x की वैल्यू क्या आई? -3। तो क्या -3 नेचुरल नंबर होती है? नहीं होती। तो इसका मतलब डोमेन में भी नहीं है ये वैल्यू। तो इसका मतलब सभी y के लिए कोई प्रीमेज नहीं है। उस समय पे आप बोलते हैं देर इज नो ऑन टू फंक्शन। ये जो गिवन फंक्शन है क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ भाई समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 मैंने यही किया है ना, 1.2 में। देयरफॉर हम बोलेंगे y, देयरफॉर आई एन एक्स बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, y तो क्या बोलूंगा अब? देयरफॉर आई एन एक्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x इज ऑन टू फंक्शन, इज ऑन टू। कहने का मतलब ये भाई, अगर तुमने डोमेन में 1 है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, और ये कोडोमेन भी आपका नेचुरल नंबर का सेट है, और इनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन है जिसको आई एन एक्स बोला है, आइडेंटिटी फंक्शन। 1 की इमेज क्या बन रही है? 1 बन रही है। 2 डालोगे तो 2 की इमेज क्या बनेगी? 2। 3 डालोगे तो 3 की इमेज क्या बनेगी? 3। आप देख पा रहे हो जितने भी नेचुरल नंबर इधर से डालोगे उन सभी की इधर एक इमेज मिल रही है, इसका मतलब प्री इमेज भी मिलने वाली है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करा है? बट मैं अगली स्लाइड पर ध्यान देता हूँ। बट आई एन प्लस आई एन, मतलब इन दोनों आइडेंटिटी फंक्शन को जोड़ा, तो आई एन प्लस आई एन एक फंक्शन बन गया आगे। इसका डोमेन नेचुरल नंबर है, फ्रॉम एन टू एन है, मतलब कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, डिफाइंड एज आई एन एक्स। आई एन फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया वो देखो, आई एन एक्स ऐसे इक्वल है आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स, इस तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि भाई देखो इस आइडेंटिटी फंक्शन की आंसर एक्स है वैल्यू, इस आइडेंटिटी फंक्शन की वैल्यू भी क्या है? एक्स है। तो क्या आ गया? 2x। ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो नया फंक्शन बना है आई एन प्लस आई एन ऑफ एक्स, इसका जो आंसर है वो 2x है। ठीक है भाई ना, डोमेन क्या है? एन है, वो डोमेन क्या है? एन है। हमें कह रहा है इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। कैसे शो करेंगे? तो फोर ऑन टू हम तो एक ही कॉन्सेप्ट जानते हैं भाई, क्या है कि सबसे पहले लेट करेंगे कि ये फंक्शन किसके इक्वल है? y के। y इज इक्वल टू आई एन प्लस आई एन ऑफ एक्स, वेयर y जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन की कोडोमेन से बिलोंग करने वाला है, तो कोडोमेन। कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना? मैंने कहा तो इसका मतलब y किसके इक्वल है? 2x के। तो इसका ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है? y/2 है। y तुम्हारा नेचुरल नंबर है, y की कोई भी नेचुरल वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, उसको 2 से डिवाइड करो तो आपके पास x आएगा। क्या सभी y के लिए जो नेचुरल नंबर हैं उनके लिए x की वैल्यू प्रेजेंट है? मान लो तुमने y की वैल्यू 1 ली, x क्या होगा तुम्हारा? 1/2। y की जो वैल्यू वो नेचुरल नंबर है, क्या x की वैल्यू वो डोमेन में है? डोमेन क्या है तुम्हारा? नेचुरल नंबर है। क्या डोमेन में है? नहीं है। तुमने यहाँ पे नोटिस किया फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वहां पे कोई भी एक x है जो नेचुरल नंबर में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब कौन से के लिए नॉट लगा दिया? तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हें पहले दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे इसके यहाँ पे जगह बना के लिख देता हूँ। देयरफॉर आई एन प्लस आई एन ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू फॉर एग्जाम्पल। तो भाई एग्जाम्पल ले लो। कैसे लेंगे एग्जाम्पल? हम सबसे पहले बोलेंगे कि लेट y की एक वैल्यू ले लो। अब तुम कुछ भी ले सकते हो, 1 2 नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, 2 से डिविजिबल जो भी नंबर लोगे तुम y,
उसमें 2 का डिवाइड जाएगा। मान लो तुमने y की वैल्यू 4 ले ली बच्चा, तो x की वैल्यू आ गई 4/2 2। तो 4 की तो प्री इमेज 2 नेचुरल नंबर है, मान ली मैंने बात। y की वैल्यू 6 लोगे तब भी है, 3 आएगी ना। x की वैल्यू क्या आ रही है, 6/2 3 आ रही है। तो 3 तो नेचुरल नंबर होता है, तो 6 की प्री इमेज क्या है, 3 है, और 3 की इमेज क्या है, 6 है। बट अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल नहीं है, ध्यान से सुनो इस बात को, अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल नहीं है जो नेचुरल नंबर है, उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है। तुम ये बात यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है ना। फॉर ऑल मैंने लिखा है, तुम यहाँ पे आइडेंटिफाई कराना चाहते हो या हाईलाइट कराना चाहते हो तो ये बात करा सकते हो। तो मैंने कहा वाई का कोई भी ऐसा नंबर लेता हूँ जो 2 का मल्टीपल नहीं हो। मान लो मैंने 5 ले ली, देन एक्स क्या होगा तुम्हारा, एक्स हो जाएगा 5/2। तो 5 तो नेचुरल नंबर है, बट ये क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। 5/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर आई एन इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू, ये जो फंक्शन है इज नॉट ऑन टू है भाई। मेरे हिसाब से तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर तुम्हारे को लगे कि यार छोटा मोटा डाउट रह गया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो एग्जाम्पल नंबर 26 है उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये भी एकदम से मतलब खतरनाक वाला लगता होगा, बट बहुत आसान है, बहुत इजी सा भी है। भाई देखो इस एग्जाम्पल को बड़े आराम से, एक बार मुश्किल लग सकता है क्योंकि पहली बार पढ़ते हैं तो कोई चीज मुश्किल लगती है क्योंकि वो नहीं होती है। कह रहा है कंसीडर ए फंक्शन एफ सच दैट 0, π/2 क्लोज इंटरवल टू आर। मतलब ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। आराम से लिखता हूं मैं, आपके पास एक फंक्शन एफ है सच दैट फ्रॉम 0, π/2 क्लोज इंटरवल से आर की तरफ। मतलब ये डोमेन है इस फंक्शन का, ये कोडोमेन है। अब 0, π/2 क्लोज इंटरवल है, मतलब 0 भी ले सकते हो, π/2 भी ले सकते हो, और इनके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। सिंगल की बात चल रही है। और आपके पास जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है, वो है साइन एक्स। अच्छी बात है। एंड जी, एक जी फंक्शन भी है जिसका भी डोमेन क्या है, 0, π/2 क्लोज इंटरवल है टू आर। आर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसकी कोडोमेन है। गिवन दैट जी एक्स एक फंक्शन है, उसका वैल्यू क्या है, कोस एक्स है। सो दैट एफ एंड जी आर 1 1। एफ और जी क्या है, 1 1 है। बट एफ प्लस जी इज नॉट 1 1। एफ प्लस जी कैसे फॉर्म करेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स की तरह ना। 1 1 के लिए क्या होता है, जैसे डोमेन की आप कोई भी वैल्यू ले लो, डोमेन में मान लो 1 2 3 है, वो डोमेन में मान लो एक्स वाई जेड है, तो 1 की इमेज 1 के साथ है, 2 की इमेज 2 के साथ है, और 3 की इमेज 3 के साथ है, तब तो हम 1 1 बोलते हैं। ऑब्वियसली 1 की इमेज y हो सकती है, 2 की इमेज x हो सकती है, 3 की इमेज z हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। बट कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी यूनिक एंड डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। यूनिक एंड डिफरेंट, किसी दो की सेम नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ओके, ये 1 1 का मतलब है क्या, हाँ। तो 1 1 हम कैसे शो करते थे, तो हम कहेंगे 4 1 1। 1 1 के लिए हम एक काम करते थे कि दो वैल्यूज ले लेते हैं, कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं जो किससे बिलोंग करेंगी भाई, डोमेन से। हमने कहा लेट x1, x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, π/2, सच दैट, एक कंडीशन है साथ में कि f(x1) इक्वल हो f(x2) के। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हारे को, मैं बताता हूँ कैसे। f(x1) का मतलब है कि साइन x1 इक्वल, f(x2) का मतलब है साइन x2। देखो साइन फंक्शन इक्वल है, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब इक्वल हो सकते हैं, जब एंगल इक्वल रहे होंगे। अरे हाँ या ना बोलो। तो आपने कहा ठीक है x1 इक्वल x2 है, बट आप कहोगे अच्छा सुनो सर, हम साइन फंक्शन को पढ़ के आए थे, अगर साइन 90 की वैल्यू क्या है, साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जरूरी थोड़ी ना साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और किसी की वैल्यू भी 1 हो सकती है। मैंने कहा यार हाँ यार, मतलब π/2 के मल्टीपल्स की सबकी वैल्यू, जैसे साइन ओड मल्टीपल ले लेता हूँ 270 डिग्री, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। कैसे देखो, साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री बोल सकता हूँ मैं, हाँ सर, बट इसकी तो -1 है सर। मैंने कहा हाँ, ये बात तो समझनी पड़ेगी क्योंकि साइन 180 है तो माइनस साइन 90 होगा, तो आंसर में क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए था इसके लिए तो। बट वापस से घूम के आ जाओ साइन 90 के पास, इतनी बात तो पता है क्या, 90 को 2 टाइम प्लस कर दो 180,
फिर 180 और प्लस करो, 360, और 360 में 90 प्लस करो, और 360 में 90 प्लस कर लो, अब हो जाएगा काम अपना, कि वहाँ पे +1 मिलेगी। 360 में 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 + 5 कैरी 1, 450। साइन 450 की वैल्यू 1 होगी, कैसे, देखो साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 डिग्री + 90 लिख सकता हूँ, इक्वल, देखो 360 है, हॉरिजेंटल एक्सिस का एंगल है, तो इससे साइन तो साइन ही रहने वाला है। 360 प्लस समथिंग लेस देन 90 या 90, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 बनेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो आपने कहा कि 450 की वैल्यू भी तो 1 है, तो यहाँ पे हो सकता है साइन 90 हो, यहाँ पे 450 हो। मैंने कहा सुन भाई, डोमेन देख, 0 से π/2 की बात कर रहा है, तो 0 से लेकर π/2 तक कोई भी एंगल ले लो, दो एंगल्स की वैल्यू सेम नहीं होती। और ट्रिग्नोमेट्री में साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है 0 पे, है ना, और कोस का ग्राफ भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो हमने कहा देखो 1 होती है, यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, नेगेटिव में वैल्यू 1 होती है, और पॉजिटिव में वैल्यू आगे जाके होती है। ये π/2, ये पाई है, ये 2 पाई है, और 2 पाई + 90 यहाँ पे होती है। पढ़ा नहीं ना ग्राफ, इसलिए नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे डाउट वाली बात ये हो सकती थी कि x1 = x2, जरूरी थोड़ी ना है। मैं ये लॉजिक समझा रहा हूँ क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई साहब x, सिंस, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस x1 एंड x2 आर लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, ये वाली बात लिख दो कि x1 और x2 की वैल्यू लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। दैट्स वाई हम x1 = x2 बोल सकते हैं कि सेम एंगल रहा होगा तभी ऐसा हुआ होगा। इसका मतलब हमने कहा कि इमेज सेम कब है, जब एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है डोमेन में, देयरफॉर f इज 1 1। क्या बात पकड़ में आई, ठीक है सर। f जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा भाई। नेक्स्ट देखो, g फंक्शन है, इसको भी 1 1 कर देते हैं, 0, π/2 से लेकर r की तरफ है भाई, और gx आपका क्या है, cos x है। आपको इसको 1 1 शो करना है तो आप कहेंगे 4 1 1। सेम प्रोसेस लेट कर लेते हैं भाई, क्या कि लेट y1, y2, x तो वहां लिया था ना, बिलोंग्स टू 0, π/2 सच दैट gy1 इक्वल है gy2। तो इमेजेस सेम है, ये मान के चलते हैं, और हम ये शो कर देते हैं कि इनपुट सेम है तभी ऐसा हुआ, तब तो हमारा फंक्शन 1 1 है। अगर इनपुट सेम नहीं आए तो इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हमने कहा इसका मतलब है cos y1 और इसका मतलब है cos y2। जी फंक्शन x पे डिपेंड है, cos x है, यानी उसकी जगह x की जगह y1 लिखेंगे तो cos y1 हो जाएगा। अब देखो cos y1 = cos y2 कब हो सकता है, y1 = y2। देखो सर ये तभी पॉसिबल है जब आपके एंगल्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 90 डिग्री हो, और वो यहाँ पे है, ठीक है। अब हम बोलेंगे देयरफॉर g ऑल्सो 1 1, g इज 1 1, g क्या है, 1 1 है। अब ध्यान से देखो भाई, मैंने कहा कि cos की वैल्यू निकालनी है मुझे, 0 डिग्री पे कितनी होती है, 1। फिर मैं 30 डिग्री की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसी की टेबल है, 30 डिग्री की टेबल के अकॉर्डिंग 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 45 की डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और 90 की वैल्यू 0 होती है। अब देखो 30 डिग्री होंगे दोनों तरफ तभी √3/2 आया होगा, 45 होगा तभी cos y1 cos y2 इक्वल हुआ होगा। सेम तो नहीं है ना, हाँ नहीं है सर। तो दैट्स वाई हमने g को भी 1 1 शो कर दिया और f को भी 1 1 शो कर दिया। अब हमें कह रहा है कि f + g है ना, उसको ये शो करो कि वो 1 1 नहीं है। हमने कहा सुनो भाई, पहले तो बता देते हैं कि f + g ऑफ x जो फंक्शन होगा वो कहाँ से का होगा, 0 से π/2, 0 to π/2 क्लोज इंटरवल टू r होगा, तब ये डोमेन है भाई, और ये क्या है, कोडोमेन है। f + g ऑफ x क्या हो जाएगा तुम्हारा फंक्शन, वो हमारा हो जाएगा सर f ऑफ x + g ऑफ x। इस बात का मतलब ये है, ये हो जाएगा sin x + cos x। बात समझ में आ रही है, ये 1 1 नहीं है। अब देखो तुम अगर उस कॉन्सेप्ट पे जाओगे ना, sin x1 + cos x1, तब तुम्हारे को समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत लंबा हो गया। मैंने कहा यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू ले लो, 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी ले सकते हो, बस ये से शो कर दो कि किन्हीं दो वैल्यूज पे वैल्यू सेम आ रही। अब मैं सोचना, मैंने क्या सोचा कि अगर मैं 0 रखूंगा तो sin 0 होगा, cos 0 होगा, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 0 + 1 कितना आया, 1 आया।
मैंने कहा अगर मैंने x की वैल्यू और कुछ रखी, मान लो मैंने रख दी π/4, π/4 कितना होता है 45 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 45 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2 होता है, तो तब तो आंसर नहीं बैठेगा। मैंने कहा π/3 रख दो, 60 डिग्री रख दो, तो साइन 60 की √3/2 होती है और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अभी सेम नहीं बैठ रही, 1 लानी है अपने को, तो और कुछ भी आ सकती है। π/6 रख दो, 30 रख दो, तो आपने 30 रखा, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2। अब भी सेम नहीं आई सर, फंस गए अपन तो। नहीं कहा ठीक है, टेंशन मत लो। अब एक काम करो, लास्ट ऑप्शन π/2 है तुम्हारे पास, तो π/2 रखो। तुमने कहा π/2 रखेंगे तो साइन π/2 कितना होता है 1 प्लस कोस π/2 कितना होता है 0 1। ओ π/2 पे सेम इमेज बन रही है। मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं इसको अगर मैं प्लस करूं तो ये हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा, और इसको प्लस करूं तो √3 + 1/2 हो जाएगा, और इसको मैं प्लस करूं तो 1 + 3√2। देखो इस पे भी सेम आ रही है, ये भी एग्जांपल ले सकते हो तुम। या तो तुम x की दो वैल्यू लो, ये वाली और ये वाली, या फिर तुम ये लो 0 और π/2, तुम्हारा मन करे वो ले लो, क्योंकि इस पे π/3 इनपुट देने पे ये फंक्शन ये इमेज दे रहा है, और जब तुमने इसमें π/6 दिया तब भी ये इमेज दे रहा है। हाँ सर दे तो रहा है, मतलब दो की सेम इमेज बन गई, ये और इसकी ये। 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए था, एक की सिंगल इमेज होनी चाहिए थी। जैसे π/4 की इमेज क्या है 2/√2 है, बट π/3 की और π/6 की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। दैट्स वाई दिस इज नॉट 1 1। तो ये एग्जांपल ले सकते हो, या फिर ये वाला भी, क्योंकि 0 की इमेज 1 है और π/2 की इमेज भी 1 है भाई। ओके सर, हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कर देंगे। बात पकड़ में आई क्या? हाँ, लग ही रहा था ये क्वेश्चन बहुत भारी है, इतना भारी तो नहीं है जितना लग रहा था। ओके, क्लियर हो गया सबको? हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा वेरी गुड बच्चा, समझ में आना चाहिए था, वो तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। हमने कहा लेट x = 0, देन f + g ऑफ x क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 इक्वल क्या हो जाएगा साइन 0 प्लस कोस 0 डिग्री, डिग्री लगा दो भाई, तो आंसर आएगा 0 + 1 1। लेट x = π/2, तो आपके पास f + g ऑफ π/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन π/2 प्लस कोस π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1, कोस π/2 की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आ गया 1। सिंस देखो ये मान लो x1 है, ये आपका x2 है, तुमने कहा कि x1 नॉट इक्वल x2, बट f + g x1 इक्वल आ गया f + g x2। कहने का मतलब ये देखो, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, ठीक है ना। हमने कहा इनपुट सेम नहीं है बट उनकी इमेजेस सेम है, इसका मतलब है कि f + g इज नॉट 1 1। इनपुट सेम है, इमेजेस सेम होनी चाहिए, इनपुट सेम नहीं तो इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए, तभी हम उसको 1 1 मानते हैं। इज नॉट 1 1 फंक्शन। क्या बात समझ में आई क्या? मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जाना चाहिए था। फिर भी अगर तुम्हारे को लगे छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट करके पूछना। इसी के साथ तुम्हारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। बेस्ट ऑफ लक ना, समझ में आ गया इसके लिए तो। और अगर वीडियो ज़्यादा ही पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और ऐसे वीडियोज मिलते रहे इसके लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बच्चा, थैंक यू।